जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। तो दोस्तों, ये जो है हमारा वीडियो का लेक्चर नंबर 4 है। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो शायद आगे वाला जो हम पार्ट पढ़ा रहे हैं वो समझ में आपको नहीं आने वाला है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पिछली वीडियो को अवश्य देखिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। सबसे पहले पिछली वीडियो को चर्चा कर लेते हैं, उससे पहले उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आपको कल दर्पण पढ़ाया था। दर्पण दर्पण में पढ़ाया था समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में बात करें तो अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ाया था। देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था दर्पण, उसके बाद पढ़ाया था दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और उसमें गोलीय दर्पण में भी हम आपको पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। हम वहाँ पे आपको बेसिकली परिभाषा ही बतलाए थे। आज हम लोग बेसिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो मेन टॉपिक है यहाँ पे अवतल दर्पण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, क्या स्थिति होती है प्रतिबिंब की, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम इधर अवतल दर्पण बना देते हैं। इसका जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है, यानी इसके इस प्रकार से ये बना होता है। ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र यानी कि सी, और ये हमारा हो गया एफ यानी कि फोकस, और ये हमारा हो गया पी यानी कि ध्रुव, और ये हमारा एम और एन हो गया अवतल दर्पण। हमने आपको बतलाया था कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है। इतना तक तो आपको याद होगा यदि आपने पिछली वीडियो देखा था तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण में चर्चा करने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम देखिए। जब हमको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करना रहेगा तो हम किन नियमों का पालन करेंगे उसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे पहला नियम है, बिना दर्पण के समझ में नहीं आएगा। जो पहला नियम है हमारा, देखिए यहाँ पे हो गया हमारा अवतल समतल दर्पण, ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया सी यानी वक्रता। आप यहाँ देखते रहिए, क्योंकि हम बार बार हिंदी लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप कहिएगा कि खाली पढ़ाते नहीं हैं नया टॉपिक और एक ही टॉपिक में रोज पढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ आ गया। देखिए पहला कहता है प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से, अवतल दर्पण से, देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में, तो यहाँ पे अवतल दर्पण जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी दर्पण का बात होगा उसके पहले अवतल का प्रयोग आप कर लीजिएगा, ठीक है। किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस कहे तो एफ से
होकर गुजरती है। देखिए पहला जो कहता है कि जो ये प्रधान अक्ष है, ये जो प्रधान अक्ष है इसके समानांतर यानी कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये हमारा दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसे रंजित कर देते हैं थोड़ा। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ से जब टकराएगी तो ये फोकस यानी फोकस से होकर गुजरेगी, यानी प्रकाश किरण जब आएगी और दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद ये हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से गुजर जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हमारा पहला नियम है कि जब भी प्रकाश किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी तो हमेशा फोकस समानांतर आएगी तो फोकस से ही होकर गुजरेगी, कहीं से दूसरी जगह से नहीं गुजरेगी। पहला ये हमारा समतल का नियम हो गया। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम इसी का उल्टा है। यहाँ पे सबसे पहले दर्पण बनाते हैं। दर्पण ना बनाकर इसी दर्पण पे हम समझा देते हैं कि हाँ, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरती है। देखिए हमने लिखा कि पहला जो था प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही थी तो फोकस से होकर गुजर रही है, लेकिन जब दूसरा में होगा यहाँ पे तो ये किरण जो होगी वो फोकस से आएगी, यहाँ पे फोकस से ऐसे आएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब फोकस से जा रही है तो ये दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद ये समानांतर आएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के हमेशा समानांतर आएगी। जब भी प्रकाश किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरेगी तो हमेशा परावर्तन के बाद वो जो होगी मुख्य अक्ष के समानांतर ही होकर गुजरेगी। ये हमारा दूसरा रूल था। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम आपको दोनों समझा दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगला, हमारा तीसरा नंबर क्या होने वाला है। यहाँ पे आप चाहे तो इसका जो स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर 3, तीसरा नंबर है, बार बार उत्तल काहे बन जा रहा है यार, थोड़ा धैर्य रखो। ये हमारा दर्पण हो गया। और तीसरा रूल कहता है जब प्रकाश किरण आएगी और ध्रुव से टकराएगी और ध्रुव के बाद परिवर्तित होगी तो ये जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के पहले जब आपतित किरण आएगी तो आपतित किरण जब प्रधान अक्ष से जितना कोण बनाएगी उतना ही परिवर्तन के बाद भी प्रधान अक्ष से कोण बनाएगी। यानी कि यहाँ का जो कोण होगा वो कोण इस कोण के बराबर होगा। और आपतित किरण जो बनाती है कोण, इसको कहते हैं कोण आई, और जो परिवर्तित किरण बनाती है कोण, इसको कहते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी स्रोत आती प्रकाश किरण, अवतल दर्पण का बात हो रहा है तो अवतल दर्पण नहीं लिखेंगे, दर्पण से नहीं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के
ध्रुव से प्रवर्तन के पहले मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है उतना ही परावर्तन के अर्थात कोण I बराबर कोण R। देखिए हम बहुत मतलब आपको हम समझाने के लिए बहुत ही जिस तरह से है हम आपको समझा रहे हैं उसी तरह से इसका नियम भी लिख रहे हैं। हमने लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव से, यहाँ पे देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव से परिवर्तन के पहले, यानी कि जब परिवर्तित हुई है यहाँ से उसके पहले जब ये मुख्य अक्ष से जितना कोण बना रही है परिवर्तन के पश्चात, यानी कि बाद परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी, यानी कि अर्थात कोण I बराबर कोण R। यानी कि दर्पण से जब ध्रुव पर टकराएगी दर्पण से तो जितना कोण प्रधान अक्ष के साथ पहले बनाएगी यानी कि आपतित किरण बनाएगी उतना ही कोण बनाएगी परावर्तित किरण भी। ठीक है, ये हमारा रहा तीसरा नंबर रूल। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा रूल की तरफ। यहाँ तक हम 3 रूल समझ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं चौथा रूल की तरफ। ठीक है, हमने दर्पण को बना दिया। देखिए चौथा रूल होता है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो परिवर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस भी लौटेगी। तो यहाँ पे होता है जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती है। देखिए जब आपतित किरण आई और परिवर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट गई। ये रहा हमारा अवतल दर्पण का 4 नियम। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे अवतल के बाद उत्तल दर्पण के नियम को। आखिर उत्तल दर्पण का नियम किस तरह से काम करता है, उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। अवतल को हमने समझाया आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपको इससे बेहतर समझाने का प्रयास भी करेंगे। उत्तल दर्पण, देखिए इसके भी नियम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नियम का प्रयोग करते हुए प्रतिबिंब को बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला नियम, उससे पहले उत्तल दर्पण से बने
के लिए नियम। पहला, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, ये हमारा M हो गया, ये हमारा N हो गया, ये हमारा रंजित किया हुआ भाग है जो कि पेंट किया हुआ भाग है। यहाँ से गुजरेगी प्रधान अक्ष, ये हमारा होगा पोल यानी ध्रुव, इसे कहते हैं F फोकस यानी इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, इसको कहेंगे प्रधान अक्ष। तो देखिए हम आपको इस बार लिख करके नहीं दिखा रहे हैं, दोनों में सेम होता है, लेकिन एक बार उत्तल दर्पण में होता है कि जो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के अंदर चला जाता है। तो यह रहा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का नियम पढ़ेंगे हम लोग। पहला, P हो गया, E F हो गया, ये हमारा C हो गया। इसमें हमारा होता है मुख अक्ष। देखिए दोनों में सेम ही चलता है, लगभग सेम ही चलता है। जैसे हम लोग उसमें 4 नियम पढ़े, उसी नियम पे ये भी आधारित है। तो यहाँ पे हमको आप खुद से इमेजिंग करना रहता है कि कहाँ से होकर गुजरेगी प्रकाश। तो देखिए यहाँ पे मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये हमारा पहला है नियम, जिसमें बोल रहा है कि देखिए मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पे सॉरी, परावर्तन के पश्चात। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ से आई प्रकाश किरण, तो दर्पण में देखिए यहाँ से ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। तो हम अगर इसको डैश डैश से मिलाए, हमने आपको बतलाया था जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग उसको डॉट डॉट या टूटी लाइन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे डॉट डॉट से अगर दर्शाएंगे तो हमेशा जो होगा वो हमें लगेगा कि फोकस से होकर गुजर रही है प्रकाश किरण, क्योंकि देखिए यहाँ से आई और यहाँ से तो परिवर्तित हो गई, तो ये अंदर कैसे गई। तो हम लोग उस समय इमेजिंग करते हैं, लेकिन उस समय भी फोकस से होकर ही गुजरती है प्रकाश। ठीक है, ये हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, अब इसमें देखिए, इसमें लिखेंगे फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पे इसको बना दिए उत्तल दर्पण, ये हमारा हो गया मुख अक्ष, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे हम लोग रेड से करते हैं। ये हमारा हो गया रंजित किया हुआ भाग यानी पॉलिश किया हुआ भाग। ये हमारा प्रधान अक्ष, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया और ये हमारा C हो गया। तो देखिए जब हम लोग यहाँ से अगर इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर प्रकाश डालते हैं तो ये दर्पण पर आएगा और दर्पण से परिवर्तन के बाद ऐसे समानांतर चला जाएगा। प्रकाश आई और हमें लगा कि ये फोकस से आ रही है,
यहाँ से हमको लगा कि फोकस से आ रही है, लेकिन आ नहीं रही है यहाँ से फोकस से, लेकिन हमको लगा कि यहाँ से फोकस से आ रही है, यानी कि हम जब इमेजिंग किए तो देखे कि यार ये फोकस से आ रही है। जब ये फोकस से आ रही है तो ये अक्ष प्रधान अक्ष के हमेशा समानांतर जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आई और ऐसे परिवर्तित हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा कि लगेगा यहाँ पे देखिए फोकस से आ रही है तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वो हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर ही जाएगी। ये हमारा दो नियम हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे एक बात आप नोटिस करिएगा कि फोकस के समानांतर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, हमने पहले ही लिखा कि फोकस के समानांतर फोकस पे आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती हुई प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इमेजिंग कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि हाँ ऐसे ही आई है ना फोकस से प्रकाश, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि आती हुई प्रतीत होने वाली, यहाँ पे लिखे हैं कि होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग दो नियम पढ़ लिए। अब देखिए तीसरा नियम। देखिए तीसरा नियम है हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, ये हमारा हो गया एफ, और ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया पी। देखिए हमने आपको अवतल दर्पण में बतलाया था कि जब कोई प्रकाश किरण आएगी और ध्रुव यानी कि पी से टकराएगी तो वो हमेशा रिटर्न ऐसे होगी। तो जो आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही परावर्तित किरण यानी कि कोण आई कोण आर बराबर होगा। तो इसमें भी तीसरा नियम वही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको इमेजिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम बोलेंगे कि प्रतीत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अंदर जा ही नहीं रही प्रकाश किरण, यहाँ से ध्रुव से होकर ही गुजर जा रही है, तो यहाँ पे जितना कोण ये बनता है उतना ही कोण प्रधान अक्ष के साथ ये बनता है। तो हमारे पे तीसरा नियम उसमें तीसरा नियम दोनों बराबर चला जाता है। और बात करें चौथा नियम की, तो चौथा नियम भी हमारा देखिएगा, यहाँ से आई प्रकाश किरण, ये हमारा दर्पण हो गया, इसको भी रंग देते हैं कि दर्पण जैसा लगने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो इस समय देखिए यहाँ से आएगी प्रकाश किरण और ये जो हमारा सी है, ऐसा लगेगा कि ये सी से आ रही है। जब ये सी से आएगी तो रिटर्न भी सी पर ही जाएगी, यानी कि जब आपतित किरण लगेगा कि वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो उस समय भी रिवर्स जाएगी, तो उसी रास्ते से वापस जाएगी। ये हमारा चौथा पॉइंट था, जिस नियम था अपवर्तन में। उसी प्रकार से यहाँ पे वहाँ पे लिखे थे हम लोग कि आती है वक्रता केंद्र से तो वो वापस लौट जाती है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे आती हुई प्रतीत होती है जब प्रकाश, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो क्या पता आप लिखे नहीं लिखे। तो यहाँ पे चौथा नियम लिख रहे हैं, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारा तीसरा, देखिए यहाँ पे आपतित होती है यहाँ पे जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, यहाँ पे मिटा देते हैं, थोड़ा इसको और भी बढ़िया से लिखते हैं। देखिए जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात
उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब सही हो गया, आपको भी समझ में आ रहा है हम जो बतलाए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन नियमों का प्रयोग करके ही हम लोग उसको सीखेंगे। आखिर प्रतिबिंब कब कहाँ वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियो में। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, यह मेरा मानना है। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। यदि आपके दोस्त भी क्लास 10th में पढ़ते हैं या आपके बड़े भाई हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो आप उन्हें भी इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और यहाँ पे पड़ी हुई है वीडियो क्लास 12th के हम लोग अपलोड कर रहे हैं मैथ के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि उन्हें भी कि यहाँ पे क्लास 12th का पढ़ाई होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया, यह हमारा मानना है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।